मायके की काल कोठरी वर्सेस ससुराल का महल। रूपा रूपा रूपा, मेरी आखिरी इच्छा है, तुम पूरी करोगी ना? जानता हूँ वो मेरी गलती थी, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, लेकिन उसमें उस बच्ची का कोई दोष नहीं है। उसे अपना लेना रूपा, उसे अपना लेना, वरना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। लेकिन मैं कैसे, किसी और का पाप कैसे? और आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा। सुनिए ना, सुनिए। डॉक्टर देखिए इनको क्या हुआ। डॉक्टर, आज से तू यहीं रहेगी इस गैराज में, और घर में घुसने की हिम्मत भी मत करियो। लेकिन माँ, मैं यहाँ कैसे रहूंगी? यहाँ पे तो बहुत अंधेरा है और मुझे अंधेरे से डर लगता है। मुझे पापा के पास जाना है, या फिर आप मुझे हॉस्टल ही भेज दो वापस। चुप कर और मत बोल मुझे माँ, नाजायज कहीं की। पहले अपनी माँ को खा गई और अब मेरे पति को। आज से ये काल कोठरी तेरी जिंदगी है और तेरी सजा भी। रामू, इसे गैरेज में पटक दे और ताला लगा दियो। लेकिन माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ पे बहुत अंधेरा है माँ, मुझे आपके साथ रहना है माँ। खोलो माँ, मुझे बाहर निकालो माँ। अब आप सोच रहे होंगे कि एक माँ आखिर इतनी क्रूर कैसे हो सकती है। दरअसल रुचि किशोर जी की नाजायज बेटी थी, जिसकी माँ उसे जन्म देते ही मर गई थी, और आज किशोर जी भी उसकी जिम्मेदारी अपनी पत्नी रूपा को देकर उसे छोड़कर चले गई, और रूपा जी ने रुचि की जिंदगी एक काल कोठरी में बंद कर दी। 15 साल बाद आधी रात को गैराज में। हे भगवान, अब ये बारिश कैसे हो गई? आज फिर इसमें पानी भर जाएगा। आज तो ठंड भी कितनी है। फिर से मुझे गाड़ी के ऊपर ही चढ़कर सोना पड़ेगा, और फिर से माँ सुबह मेरी पिटाई करेंगी। एक तरफ रुचि जी गैराज की काल कोठरी में कीड़े मकोड़े और बारिश के पानी से जूझ रही थी, वहीं दूसरी तरफ अपनी बड़ी सी हवेली में। अरे वाह, बारिश हो रही है, ठंड भी बढ़ गई है। देबू और ईशा, बेटा खुद का ख्याल रखना और मेक श्योर कि रूम हीटर ऑन करके रखना, वरना बीमार हो जाओगे। हाँ माँ, आप बेकार में टेंशन लेती हो, वी विल मैनेज। चलो रात बहुत है, सोने चलते हैं। अग्रवाल मेंशन में सब चैन से सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन रुचि मम्मी पापा, आप मुझे यहाँ पर क्यों छोड़ गए? कितने मच्छर, कीड़े मकोड़े, अंधेरा और अभी बरसात का पानी। मेरे सारे बिस्तर भी गीले हो गए हैं, और 2 दिन से तो माँ ने कुछ खाने के लिए भी नहीं दिया। पता नहीं मैं जिंदा भी बचूंगी या नहीं। रुचि कार के ऊपर बैठी हुई अपनी किस्मत को कोस रही होती है। रुचि की जिंदगी पिछले 15 सालों से इसी काल कोठरी में बीत रही थी। वो रात तो जैसे तैसे बीत जाती है, लेकिन अगली सुबह। अरे ओ महारानी, तूने क्या अपने आप को कहीं कहीं महारानी समझा हुआ है, जो अपने महल में हमारी इतनी महंगी मर्सिडीज गाड़ी के ऊपर आराम से पसरी हुई है? तुझे कितनी बार समझाया है कि गाड़ी के ऊपर चढ़कर मत सोया कर। वो माँ, बारिश की वजह से पूरे गैराज में पानी भर गया था, और मेरे सारे बिस्तर भी गीले हो गए, और रात को कीड़े मकोड़े और बिच्छू भी निकल आए थे। इसी वजह से मुझे डर लग रहा था, और मैं गाड़ी के ऊपर चढ़कर सो गई। अच्छा, और ये जो गाड़ी गंदी कर दी है, इसे क्या साफ करने के लिए तेरी मरी हुई माँ आएगी? तुम हमेशा मेरी माँ को बीच में क्यों ले आती हो? मैं कर दूंगी ना साफ। चल जल्दी साफ कर इसको, वरना तुझे आज रोटी नहीं मिलेगी। रुचि तेज तेज हाथ चलाकर जल्दी जल्दी गाड़ी को साफ कर देती है, और उसके बाद रूपा जी अपने दोनों बच्चे देवेंद्र और ईशा के साथ गाड़ी में बैठकर चली जाती हैं, और रुचि को फिर से गैराज में बंद करके ताला लगा देती हैं। अगले दिन आरजे ऑफिस में। क्या कह रही हो ईशा? मुझे नई स्टोरी चाहिए लॉन्चिंग के लिए, क्योंकि आप हमारे व्यूअर्स उतने इंटरेस्टेड नहीं हैं, इसीलिए तुम कुछ नई स्क्रिप्ट लिखो जो पहले की तरह ही एकदम इंटरेस्टिंग हो। हाँ भैया ठीक है, मैं आपको आज रात को या कल तक की स्क्रिप्ट दे दूंगी। इस बार कुछ नई स्टोरी और कुछ नए सॉन्ग्स लिखने वाली हूँ मैं। वेरी गुड, मेरी बहन कितनी ज्यादा टैलेंटेड है, तुम्हारी वजह से ही ये आरजे कंपनी चल रही है मेरी बहन। दरअसल देवेंद्र अपने पिता का ही आरजे रेडियो स्टेशन संभाल रहा था, और उसे लगता था कि ईशा अपने हर बार अपनी लिखी हुई नई स्टोरी और लिरिक्स देती है, लेकिन रुचि, अरे ओ रुचि, मेरी बात सुनो। हमारे पास अब नई स्टोरी और गाने खत्म हो गए हैं, तो अब तुम्हें कुछ नई स्टोरी और गाने लिखने हैं। चलो पहले चलकर खाना खा लो और फिर जल्दी से मुझे लिख कर दे देना। कितनी मतलबी हो ना तुम, जब भी तुम्हें नई स्क्रिप्ट चाहिए होती है तब तो मेरे पास आ जाती हो,
और वैसे मैं यहाँ इस काल कोठरी में सड़ती रहती हूँ, तुम्हें चिंता तक नहीं होती। मेरी प्यारी बहन, तुम तो बुरा मान गई। चलो मेरे साथ चलो, आज तुम्हें पेट भरकर खाना खिलाऊंगी। ईशा रुचि को अपने साथ अपनी हवेली में लेकर जाती है और वो डाइनिंग टेबल पर बैठाकर ताजा ताजा गर्म खाना खिलाती है। खाना खाते हुए, पूरे 3 महीने बाद आज मुझे उस काल कोठरी के बाहर आने का मौका मिला है और इतना अच्छा खाना मिला है, वरना तो ये लोग मुझे 3-3 दिन तक भूखा ही रखते हैं और उसके बाद भी पता नहीं कितने दिनों का बासी खाना खिलाते हैं। अरे क्या सोच रही है, जल्दी जल्दी खाना खा, फिर तुझे स्क्रिप्ट भी तो लिखनी है। रुचि जल्दी जल्दी खाना खाती है और ईशा उसे अपने कमरे में लेकर जाती है और उसे कुछ गाने और स्टोरी की स्क्रिप्ट लिखवाती है। उसके बाद हो गया कंप्लीट सब कुछ, अब चल अपनी सही जगह पर। अगर माँ ने तुझे यहाँ देख लिया तो फिर से तेरी पिटाई करेगी, इसीलिए जल्दी उठ और वापस चल अपनी उस काल कोठरी में। दरअसल ईशा सारी स्टोरी और गानों की स्क्रिप्ट रुचि से लिखवाती थी और उन्हें अपने नाम से अपने भाई को दे देती थी। किसी को भी नहीं पता था कि सारी क्रिएटिविटी रुचि की है। ईशा रुचि से नई स्क्रिप्ट लिखवाकर उसे वापस गैराज में बंद कर देती है और कुछ दिन बाद, ले बेटा देवेंद्र, एक और रोटी खा ले। देख मैं तुझे अपने हाथों से खिला रही हूँ ना, माँ के हाथों के खाने को मना नहीं करते। अरे माँ, आप ही ना, पता नहीं आप मुझे खिला खिला कर मोटा कर दोगी। अरे माँ, मेरा खुद का वजन बढ़ चुका है। माँ, एक साथ इतना सारा लाड दिखा देती हो। रूपा जी अपने दोनों बच्चों को गार्डन में बिठाकर खाना खिला रही होती है और गैराज की बंद सलाखों से रुचि ये सब देख रही होती है और खुद के मन में सोचती है, पता नहीं मेरी जिंदगी में कब ऐसा होगा, मेरी जिंदगी में इतना सुकून कब आएगा और कोई मुझे इतना भरपेट कब खाना खिलाएगा। रुचि इसी तरह अपनी जिंदगी को कोसती रहती है। दरअसल रूपा जी ने रुचि के पिता के जाने के बाद हमेशा से उसे गैराज में बंद रखा था। उसे 2-3 दिन पुराना खाना देती थी। उन्होंने उसे स्कूल और कॉलेज भी नहीं जाने दिया और ना ही उसे पहनने के लिए कपड़े और सोने के लिए बिस्तर देती थी। रुचि ने अपनी जिंदगी के 15 साल इसी काल कोठरी में गुजारे थे। एक रात वो गैराज में ठंड से सुकड़ी हुई कांप रही थी और अरे ओ सुन रुचि, तुझे ठंड लग रही होगी ना, ले पकड़, इसे पहन ले और चल मेरे साथ, आज तुझे बाहर घुमा कर लाती हूँ। सच कह रही हो ईशा, तुम मुझे अपने कपड़े दे रही हो पहनने के लिए और हम बाहर जा रहे हैं। मैंने तो पता नहीं कितने सालों से बाहर की रोशनी भी नहीं देखी। हाँ हाँ, हम बाहर चल रहे हैं, जल्दी से ये कपड़े पहन और चल मेरे साथ, माँ या भाई ना देख ले कहीं। रुचि अपने साथ ईशा को अपने पुराने कपड़े पहनकर गाड़ी में बिठा लेकर ले जाती है और अपनी वो सहेलियों के साथ पार्टी करती है और नशा कर लेती है। और लौटते समय, अरे ईशा, गाड़ी को थोड़ा धीरे चला, देख तूने शराब पी है, अगर कहीं गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे माँ, तुझे यहाँ पर क्या अपने साथ मजे करने के लिए लेकर आई हूँ? चुपचाप से गाड़ी में बैठ और मुझे गाइड करती जा, बस गाड़ी संभल जानी चाहिए। रुचि के बार बार मना करने पर भी ईशा तेजी से गाड़ी चलाती है और अचानक से उसकी गाड़ी से एक एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद, हे भगवान, रुचि तूने ये क्या कर दिया? तूने एक्सीडेंट कर दिया, ये इंसान तो शायद मर गया। लेकिन गाड़ी तो तू चला रही थी ना, मैंने तुझे मना भी किया था कि गाड़ी धीरे चला। मैंने कब एक्सीडेंट किया? मुझे नहीं पता, एक्सीडेंट तो तूने ही किया है। अब जल्दी से घर चल, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। एक्सीडेंट करने के बाद ईशा जल्दी से रुचि को वापस गैराज में बंद कर देती है और गाड़ी को गैराज में लगाकर उसका ताला लगा देती है और आकर अपने कमरे में सो जाती है। और अगले दिन सुबह सुबह, यूपी 2403, ये आपके घर की गाड़ी का नंबर है? यस इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी गाड़ी का नंबर है, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? आपकी गाड़ी से कल रात एक्सीडेंट हुआ है और ये इंसान मर गया है। हिट एंड रन केस में हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। लेकिन कल तो गाड़ी ईशा लेकर गई थी। ईशा, तुम कल पार्टी में गई थी ना? हाँ, मैं लेकर तो गई थी, लेकिन गाड़ी तो ये रुचि चला रही थी। मैं रुचि को भी साथ लेकर गई थी। कौन है ये रुचि और कहाँ है? बुलाइए हमारे सामने। रामू, लेकर आओ उस मनहूस को। उसने वैसे ही 15 सालों से हमारा जीना हराम किया हुआ है और अब ये एक्सीडेंट भी उसने किया है। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इसे और डाल दीजिए इसे हमेशा के लिए जेल में। रामू जल्दी से जाकर रुचि को गैराज से निकाल कर लाता है और पुलिस वालों के सामने खड़ा कर देता है। यू आर अंडर अरेस्ट। आपको हिट एंड रन के केस में अरेस्ट किया जाता है। कल रात को आपने नशे में गाड़ी चलाई और एक एक्सीडेंट कर दिया, जिसकी वजह से मौके पर ही उस आदमी की मौत हो गई। लेकिन गाड़ी तो मैं चला ही नहीं रही थी, गाड़ी तो ये ईशा चला रही थी। मुझे तो गाड़ी चलानी भी नहीं आती। आप चाहे तो किसी से भी पूछ लीजिए। ये बात तो सही है, रुचि को तो गाड़ी चलानी आती ही नहीं है। इसे तो हमने पढ़ने लिखने ही नहीं दिया, गाड़ी चलाना तो बहुत दूर की बात है। तो क्या सच में ईशा ने? अरे नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, यही गाड़ी चला रही थी।
ये तो अभी क्लियर हो जाएगा। हमने मौके की सीसीटीवी फुटेज मंगाई है, उसमें साफ पता चल जाएगा कि गाड़ी कौन चला रहा था। उसी समय एक हवलदार सीसीटीवी फुटेज लेकर आता है और लैपटॉप पर फुटेज ऑन करता है, जिसमें साफ साफ दिखाई देता है कि ईशा गाड़ी चला रही होती है। फुटेज देखने के बाद, चलिए ईशा जी, आपकी खातिरदारी अब हवालात में की जाएगी। लेकिन मैं अपनी बहन की जमानत कराता हूँ। आप बताइए कि इस केस को बंद करने के लिए विक्टिम की फैमिली को कितना पैसा देना है, और क्या वो केस बंद करने के लिए तैयार है? विक्टिम की फैमिली 20 लाख रुपए की मांग कर रही है। अगर आप उन्हें 20 लाख रुपए देते हैं तो अपना केस वापस ले लेंगे। ठीक है, मैं 20 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी आप बहन को अरेस्ट मत कीजिए। देवेंद्र 20 लाख रुपए देकर समझौता कर लेता है और ईशा को जेल जाने से बचा लेता है। पुलिस इंस्पेक्टर के वापस जाने के बाद, क्यों री, मैंने तुझे कहा था ना कि तू इल्जाम को अपने ऊपर ले लेना। तुझे तो वैसे भी काल कोठरी में रहने की आदत है। यहाँ भी तो तू बचपन से ही काल कोठरी में रह रही थी। जेल में भी तुझे काल कोठरी में रहना पड़ता, कम से कम वहाँ तुझे 2 टाइम का खाना तो मिलता। लेकिन मैं तुम्हारा जुर्म अपने ऊपर क्यों लूं? मैंने बचपन से सब कुछ सहा है, लेकिन मैं तुम्हारा इल्जाम अपने ऊपर नहीं लूंगी। अगर तू इल्जाम अपने ऊपर नहीं ले सकती तो तुझे इस घर में रहने की भी कोई जगह नहीं मिलेगी। तेरी वजह से आज मेरी बेटी जेल जा सकती थी। बचपन से तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया और तू हमारे बच्चों के लिए इतना भी नहीं कर सकती। चल निकल जा मेरे घर से। रूपा जी धक्का मारकर रुचि को घर से बाहर निकाल देती हैं और हमेशा हमेशा के लिए अग्रवाल मेंशन के दरवाजे रुचि के लिए बंद हो जाते हैं। घर से बाहर निकलने के बाद, हे भगवान, मैंने तो रास्ते भी नहीं देखे हैं बचपन से। मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकली हूँ, अब मैं कहाँ जाऊँ? रुचि सड़कों पर भटकती रहती है। वो दिन भर मंदिर के बाहर बैठती है और रात में मंदिर बंद होने के बाद फुटपाथ पर कुछ दिन रुचि भीख मांगकर अपना पेट भरती है। और एक दिन वो फुटपाथ पर कुछ भिखारी बच्चों के साथ बैठी हुई उन्हें गाना सुना रही थी। रुचि के गाने की आवाज सुनकर एक बड़ी सी गाड़ी वहां रुकती है और गाड़ी में से विक्रम उतरता है। इतनी अच्छी आवाज, ऐसा लगता है कोई प्रोफेशनल सिंगर गा रहा है। और ये गाने के लिरिक्स भी कितने अच्छे हैं। ये नया गाना तो मैं आज तक नहीं सुना, आखिर ये है कौन? विक्रम बच्चों की भीड़ में बैठी हुई रुचि को देखता है और उसके पास जाता है। हेलो, मेरा नाम विक्रम है। आप ये जो गाना गा रही थी, ये गाना आपने कहां पर सुना? और आप इतना अच्छा गाना गा रही थी। क्या आप एक प्रोफेशनल सिंगर हैं? अरे नहीं, ये गाना तो मेरा ही लिखा हुआ है और गाना गाना तो मेरा शौक है। मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ। रुचि के रंग रूप को देखकर, उसके टैलेंट को सुनकर विक्रम अपने मन में कुछ सोचता है और फिर रुचि से कहता है, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम मेरी कंपनी के लिए काम करोगी? मेरा अपना आरजे स्टूडियो है और इस देश की सबसे बड़ी कंपनी का मालिक हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे स्टूडियो में एज एन आरजे काम करो और बदले में तुम जितनी कीमत चाहोगी उतनी कीमत मैं तुम्हें दूंगा। विक्रम की बात सुनकर रुचि हैरान हो जाती है और अपने मन में सोचती है, देवेंद्र भैया भी तो आरजे स्टूडियो ही चलाते हैं। उनके स्टूडियो की सारी स्क्रिप्ट मेरी लिखी हुई है, जिन्हें ईशा अपना नाम देती है। उन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, अब उनसे बदला लेने का वक्त आ गया है। हाँ, बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। मुझे बदले में पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस अग्रवाल आरजे स्टूडियो की बर्बादी चाहिए। बदले में आपको मुझे रहने के लिए एक घर देना होगा, क्योंकि मैं बेसहारा हूँ और मेरे पास रहने का ठिकाना नहीं है। आरजे स्टूडियो? वो तो हमारा भी कॉम्पिटिटर है और कई सालों से हम उसे खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उसके सॉन्ग्स और स्टोरी की वजह से उनकी फैन फॉलोइंग हमसे कहीं ज्यादा है। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम उन्हें आसानी से बर्बाद कर सकते हैं। रुचि को अपना बदला लेने का सही मौका मिल जाता है और विक्रम को रुचि मिल जाती है। विक्रम रुचि को लेकर अपने घर आता है और जैसे ही विक्रम की गाड़ी उसके घर के बाहर रुकती है, उसका बड़ा सा महल देखकर, इतना बड़ा महल? मुझे तो लगता है कि मैं किसी राजमहल में आ गई हूँ। ये तो काफी बड़ा है और आलीशान भी। ये तो किसी राजमहल से कम नहीं लग रहा। दरअसल विक्रम राजपूत राजाओं के परिवार से था, उनका इकलौता वारिस। उसका घर राजमहल जैसा था, जिसे देखकर रुचि की आंखें फटी की फटी रह गई थी। तभी नौकर दरवाजा खोलते हैं और, अरे विक्रम बेटा, इतनी देर से तू कहाँ था? और ये कौन है तेरे साथ? ये तो बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन इसकी ऐसी हालत, कौन है ये? कहीं यही मेरे घर की होने वाली बहू तो नहीं? अरे क्या माँ, आप तो किसी को भी सामने कुछ भी बोल देती हो। ये तो मुझे सड़क पर मिली है। आपको पता है, इसकी आवाज और इसके शब्द बहुत कीमती हैं। अरे तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो? लेकिन बाहर कितनी ठंड हो रही है। चलो अंदर चलो। गायत्री जी रुचि और विक्रम को घर के अंदर लेकर जाती हैं और सोफे पर बैठाकर रुचि के सिर पर प्यार से हाथ फेरती हैं और कहती हैं, कितनी प्यारी बच्ची है ये, और इसकी ऐसी हालत। बेटा चलो, मैं तुम्हें कुछ कपड़े देती हूँ, पहले तुम कपड़े बदल लो, उसके बाद कुछ खा लेना।
रुचि को पहली बार ममता भरा स्पर्श मिलता है जिससे उसकी आंखें भर आती हैं। उसके बाद रुचि गायत्री जी के दिए हुए बहुत सुंदर कपड़े पहनती है और डाइनिंग टेबल पर बैठकर गायत्री जी उसे अपने हाथों से खाना खिलाती हैं। बेटा तुम कौन हो, कहाँ रहती हो और तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? गायत्री जी के पूछने पर रुचि फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए उन्हें अपनी सारी कहानी बता देती है। रुचि की कहानी सुनने के बाद, वो अग्रवाल आरडी स्टूडियो वाली दुनिया के सामने तो इतने अच्छे बनते हैं और अपने ही घर में इतना ज्यादा बुरा बर्ताव, वो भी अपने ही घर की बेटी के साथ। मैं उन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। रुचि देखो, बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। जी हाँ कहिए। देखो, मैं तुम्हें अपने स्टूडियो में काम करने के लिए पहले ही ऑफर कर चुका हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है हमारे इस राजमहल को तुम्हारी ही जरूरत थी। आज तक माँ मेरे लिए बहुत सारे रिश्ते देखे, लेकिन सभी एक से बढ़कर एक लालची थे। उन्हें मेरी दौलत से मतलब था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस घर को, उसकी विरासत को संभाल सकती हो और मुझे तुम पहली ही नजर में पसंद आ गई थी। क्या तुम इस घर की बहू बनोगी? विक्रम बेटा, तूने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं अभी रुचि से यही कहना चाहती थी। क्या सच में मेरी किस्मत मुझ पर इतनी मेहरबान है? उस मायके की कालकोठरी से निकलकर क्या मैं सच में इस महल की रानी बन सकती हूँ? अरे तुम क्या सोचने लग गई? अगर तुम्हारी ना है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो अपनी किस्मत के बारे में सोच रही थी कि क्या सच में मेरी किस्मत इतनी अच्छी हो सकती है। रुचि विक्रम से शादी करने के लिए हाँ कर देती है और एकदम राजा महाराजाओं के अंदाज में रुचि की शादी विक्रम के साथ हो जाती है। तुम लोगों को पता है ना कि रुचि अब हमारे इस महल की रानी है। उसे बिल्कुल प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। रुचि को किसी चीज की कोई दिक्कत ना हो, इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। जी महारानी जी, हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि छोटी रानी को किसी भी चीज की कोई परेशानी ना हो। हमारे महल में रानी साहिबा, अरे उठ जाइए, अब आप इस महल की रानी हैं। चलिए तैयार हो जाइए, नीचे नाश्ता तैयार है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी उस कालकोठरी से निकलकर इस महल तक आ जाएगी। अगर आप मुझे नहीं अपनाती तो न जाने मैं आज सड़कों पर भीख मांग रही होती। मेरी किस्मत में भी तुम जैसा हीरा आ गया है। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। रुचि अपने महल के शाही बेडरूम में सोकर उठती है और चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाती है। उसके कमरे में एक से बढ़कर एक राजसी चीजें लगी हुई थी। तभी एक नौकरानी कमरे में आती है और रुचि से कहती है, रानी साहिबा जी, आपको नहाने के लिए कहा है, आपका बाथरूम तैयार है, आप हमारे साथ चलिए। तो क्या बाथरूम इस कमरे में नहीं है? आप हमारे साथ तो चलिए। नौकरानी रुचि को अपने साथ एक शानदार कमरे में लेकर जाती है। उसी कमरे के अंदर एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल होता है जिसमें दूधिया रंग का पानी होता है। पूरा कमरा गुलाब के फूलों से महक रहा होता है और भीनी भीनी परफ्यूम की महक भी आ रही होती है। क्या हम इसमें नहाने वाले हैं? ये है हमारे नहाने का रूम? अरे हाँ, अब तुम इस घर की महारानी हो और इन सब फैसिलिटीज की आदत डाल लो। विक्रम के ऐसा कहने के बाद रुचि जल्दी से नहाने के लिए जाती है, जहां 2-3 नौकरानियां उसके कपड़े लेकर उसकी मदद करने के लिए खड़ी होती हैं। जैसे रुचि नहाकर आती है, नौकरानी उसे कपड़े पहनाती हैं और उसे तैयार होने के लिए कमरे में लेकर जाती हैं, जहां एक सिंहासन पर रुचि बैठ जाती है। कुछ नौकरानियां उसके कपड़े ठीक कर रही होती हैं, कुछ उसका मेकअप करती हैं, कुछ उसके बाल बनाती हैं और कुछ नौकरानियां रुचि के हाथों और पैरों में नेल पेंट लगाती हैं। रुचि को एकदम रानी जैसा ट्रीटमेंट दिया जाता है और जब रुचि अपने कमरे से बहुत ही सुंदर व्हाइट कलर का गाउन पहनकर बाहर आती है तो उसे देखकर, रुचि बेटा, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हमारे खानदान की कोई राजशाही महारानी आ रही है। तुम ही हमारे घर के लिए सबसे सही हो। देखा माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि आपके इस महल के लिए एक महारानी ही लेकर आएंगे हम। विक्रम रुचि की तारीफ करता है और उसके बाद उसे खाने के लिए डाइनिंग हॉल में लेकर आता है, जहां एक बहुत बड़ी डाइनिंग टेबल पर 56 पकवान रखे होते हैं। उन्हें देखकर, क्या हम लोग ये सारे पकवान खा लेंगे? इतना सारा खाना केवल हमारे लिए है? नहीं बेटा, हमारे घर में कुल मिलाकर 250 नौकर काम करते हैं। हमारा खाना खाने के बाद ये सब भी वही खाना खाएंगे। कितने दिलदार है ना आप लोग। और एक मेरा मायका था जहाँ मुझे कालकोठरी में रखा जाता था और एक हफ्ते पुरानी बासी खाना देते थे और 3 दिन तक भूखा रखते थे। हाँ रुचि, तुम जल्दी से खाना खा लो, फिर तुम्हारे मायके वालों को सबक सिखाना भी है हमें। जल्दी से खाना खा लो, उसके बाद हम अपने स्टूडियो में जाएंगे जहां पर तुम कुछ स्टोरी और गाने लिखना, और अब हम बताएंगे कि अग्रवाल स्टूडियो का असली टैलेंट अब हमारे पास है। रुचि के साथ विक्रम प्यार से खाना खाने के बाद उसे अपने बड़े से महल के कोने में लेकर जाता है जहां बहुत बड़ा स्टूडियो होता है। स्टूडियो में जाकर रुचि को एक आलीशान कैमरा दिया जाता है जहां एक बहुत बड़ा सोफा, बहुत सारी लाइट्स, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल सिस्टम, स्टेशनरी और बहुत सारे पेड़ पौधे रखे होते हैं।
रुचि की खातिरदारी करने के लिए बहुत सारे नौकर चाकर खाने पीने की चीज लेकर खड़े होते हैं। तभी रुचि, तुम यहाँ पर आराम से बैठो और सोच समझकर स्टोरी और गाने लिखना, उसके बाद हम लोग घूमने के लिए जाएंगे। ये लीजिए, मैंने 3 नई स्टोरी और 5 नए गाने लिख दिए हैं और ये गाने और स्टोरी खुद मैं गाऊंगी। आज रात को राजपूत FM पर धमाल मचेगा। अरे इतनी जल्दी तुमने लिख भी दिया? खैर वो सब छोड़ो, तो मेरे साथ घूमने चलो। विक्रम रुचि को अपने साथ अपनी बड़ी गाड़ी में बिठाकर घूमने के लिए लेकर जाता है। गाड़ी शहर की सबसे बड़ी डायमंड ज्वेलरी की शॉप के बाहर रुकती है और गाड़ी से उतरकर 2 नौकर जल्दी से दरवाजा खोलते हैं और रुचि गाड़ी से बाहर निकलती है। ये क्या, आपने तो कहा था कि हम घूमने के लिए जाएंगे, आप तो मुझे ज्वेलरी की दुकान पर ले आए हैं। हाँ, क्योंकि मैं अपनी रानी साहिबा को कुछ तोहफा देना चाहता हूँ। इस दुकान में से जो तुम्हें पसंद है वो ले लो। विक्रम रुचि को दुकान के अंदर लेकर जाता है जहाँ एक से बढ़कर एक डायमंड के खानदानी हार रखे होते हैं। अरे राजा साहब, बताइए क्या दिखाया जाए आपके लिए। रानी जी, आपको क्या पसंद है? मुझे कुछ एकदम यूनिक चाहिए, एकदम स्टाइलिश हो। इसके बाद ज्वेलरी शोरूम का ओनर रुचि को दुकान का सबसे महंगा डायमंड नेकलेस दिखाने के बाद, रानी साहिबा, ये नेकलेस खास तौर पर बनवाया गया है। इसमें हमने इंग्लैंड की रानी का कोहिनूर लगाया है। इसकी कीमत पूरे 20 करोड़ रुपए है। अरे नहीं नहीं, हम इतना महंगा नेकलेस नहीं ले सकते विक्रम, हमें ये नहीं चाहिए। लेकिन मैं तो अपनी रानी साहिबा को यही देना चाहता हूँ, आप यही वाला नेकलेस पैक कर दीजिए। विक्रम रुचि के लिए वो 20 करोड़ का नेकलेस खरीद लेता है। उसके बाद उसे अपने साथ मूवी दिखाने के लिए लेकर जाता है जहां उसने पूरा हॉल केवल अपनी रुचि के लिए बुक किया होता है। रुचि और विक्रम दोनों मिलकर हॉल में अकेले बॉर्डर 2 मूवी देखते हैं और उसके बाद घर लौट कर आते हैं। एक तरफ रुचि अपने राजमहल जैसे परिवार में महारानियों की जिंदगी जी रही थी, वहीं दूसरी तरफ ईशा, तुमसे मैं कितने दिनों से कह रहा हूँ कि मुझे कुछ गानों के लिरिक्स चाहिए। पहले तो जब मैं तुमसे कहता था तुम मुझे उसी दिन तुरंत लिख कर दे देती थी, लेकिन पिछले 1 महीने से तुमने मुझे कोई भी स्क्रिप्ट नहीं दी है। हमारा घर गिरवी है, बिजनेस ठप हो गया है। अरे यार, मैं क्या करूं, जब कोई आइडिया आएगा तभी तो लिखूंगी ना। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जब से हमने रुचि को घर से निकाला है तभी से हमारी हालत इतनी खराब हो गई है। तुम्हें पता है, स्टूडियो के FM पर लगातार हमारे व्यूवर्स गिरते जा रहे हैं। आप चिंता मत करो, मैं आपको जल्दी ही बहुत अच्छा गाना लिख कर दूंगी। ईशा देवेंद्र से ये कह तो देती है, लेकिन उसके बाद अपने मन में सोचती है, मुझे जल्दी से जल्दी रुचि को ढूंढना होगा। अगर रुचि नहीं मिली तो हमारा पूरा बिजनेस चौपट हो जाएगा और मेरा राज सबके सामने आ जाएगा। ईशा अपने कुछ आदमियों को रुचि को ढूंढने के लिए लगाती है और शाम को, विक्रम जी, अब समय आ गया है। आज मैं सिंग FM पर अपनी खुद की कहानी सुनाऊंगी और खुद का गाना गाऊंगी। हाँ बिल्कुल, मैं पूरा सेटअप तैयार कर देता हूँ। ऐसा कहकर विक्रम अपने नौकरों को आदेश देता है और वो पूरा का पूरा सेटअप तैयार कर देते हैं और एक बहुत बड़े म्यूजिक स्टूडियो में रात को 8 बजे रुचि इतनी स्टोरी सुनना शुरू करती है और देखते ही देखते FM के सारे व्यूवर्स सिंग FM पर स्विच कर देते हैं और अग्रवाल FM के व्यूवर्स एकदम से गिर जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? सिंग FM के पास इतनी सुरीली आवाज और एकदम नए गाने के लिरिक्स, आखिर ये सब हुआ कैसे? उनके पास तो कोई भी सिंगर भी नहीं है और इन लोगों का FM तो बंद होने वाला था। ये तो रुचि की आवाज है, कहीं रुचि ने सिंग FM के पास जाकर उनसे हाथ तो नहीं मिला लिया? मुझे पता करना होगा। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और रुचि अपनी लिखी हुई कहानियां और गानों की स्क्रिप्ट से सिंग FM को देश का सबसे बड़ा FM बना देती है और दुनिया के सबसे बड़े RJ अवार्ड में वो विक्रम के साथ लंदन जाती है जहां देवेंद्र और ईशा भी इनवाइटेड होते हैं। रुचि एकदम महारानियों के अंदाज में तैयार होकर वही 20 करोड़ का सेट पहनती है। वो एकदम महारानी जैसी लगती है। उसके साथ 20 नौकर चल रहे होते हैं और जैसे वो अवार्ड शो में पहुंचती है, अरे राजा साहब, रानी साहिबा आइए, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि आप यहाँ आएंगे। कांग्रेचुलेशंस रानी साहिबा, आज आपकी वजह से सिंह राज स्टूडियो दुनिया का सबसे बड़ा स्टूडियो बन चुका है और यह शो आपका सम्मान के लिए ही है। अरे वो तो होना ही था, हमारी रुचि है ही इतनी टैलेंटेड। आज तो मुझे कुछ लोगों को जवाब भी देना है। जिस समय अवार्ड शो का ओनर रुचि और विक्रम को उनके खास मेहमान नवाजे वाले एरिया में लेकर जा रहा होता है, तभी ईशा की नजर रुचि पर पड़ती है। ये तो रुचि जैसी लग रही है, लेकिन कार्ल कोठरी में रहने वाली ये भिखारी जैसी रुचि आज महारानी। देवेंद्र भैया देखना जरा, ये रुचि ही है ना? अरे हाँ, ये तो रुचि ही है, लेकिन ये हमारे शहर के राजा विक्रम के साथ क्या कर रही है? कहीं घर से निकलने के बाद ही इस विक्रम की रखैल तो नहीं बन गई? देवेंद्र जब रुचि के बारे में ये शब्द बोल रहा होता है तभी विक्रम का एक नौकर सुन लेता है और देवेंद्र के कान में जाकर बताता है। तभी विक्रम लंदन में उसे कॉन्सर्ट की स्टेज पर जाकर खड़ा होता है और माइक हाथ में लेकर कहता है, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्राउडली आई लाइक टू इंट्रोड्यूस यू ऑल आवर क्वीन ऑफ सिंह पैलेस और ओनर ऑफ सिंह स्टूडियो, श्रीमती रुचि विक्रम राजपूत।
आज हमारे स्टूडियो दुनिया का सबसे बड़ा स्टूडियो बन चुका है, लेकिन केवल रुचि की वजह से। इससे पहले रुचि अग्रवाल एफएम के लिए लिखती थी, लेकिन उन्होंने न कभी इसे मान सम्मान दिया, न कभी कद्र की। लेकिन आज इसकी वजह से सिंह स्टूडियो बुलंदियों पर है। ईशा, क्या ये सच कह रहा है? हमारी स्क्रिप्ट रुचि लिखती थी? मुझे माफ कर दो भैया, सारी स्क्रिप्ट रुचि ही लिखती थी। हे भगवान, हम तो सड़क के भिखारी बन चुके हैं, न व्यापार बचाए और ना ही घर। देवेंद्र की बात सुनकर रुचि देवेंद्र के पास जाती है और उससे कहती है, देखा आप लोग इसी के लायक हो। आपने मुझे मायके की काल कोठरी दी थी ना, और विक्रम ने मुझे ससुराल में महल दिया। अब आप अपने हाल पर जियो। इसके बाद ईशा और देवेंद्र वाली जिंदगी जीते हैं और ईशा अपने महल में महारानी की तरह रहती है।